हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के तहत किन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया है। तो आइए देखते हैं। तो प्रत्येक समाज में सहयोग तथा संघर्ष पाया जाता है। सहयोग जीवन में एकमत, एकीकरण और संगठनात्मक विकास करता है, जबकि संघर्ष दमन, विरोध और हिंसा की उत्पत्ति करता है। सहयोग की तरह संघर्ष भी सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को संघर्ष परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था में पाए जाने वाले तनाव तथा संघर्ष के आयामों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तनाव तथा संघर्ष के आयामों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसके प्रमुख समर्थकों के अंतर्गत सिमेल, कोजर, मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, गाल्टुक, कॉलिंस, ड्यूक, वंगहार्ट, समनर, ओपनहाइमर इत्यादि विद्वानों के ने इस परिप्रेक्ष्य में अपना समर्थन प्रदान किया है तथा अपने अध्ययनों में इसको अपनाया है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित लोगों ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाकर अध्ययन किया है। तो आइए देखते हैं। पहला है डीपी मुखर्जी या धुरचटी प्रसाद मुखर्जी। यह एक मार्क्सवादी थे, किंतु वे स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते हैं। इन्होंने द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया है। द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य यह मानकर चलता है कि विश्व एवं समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियां मौजूद होती हैं, जिनमें परस्पर संघर्ष होता है, जिसके माध्यम से विकास या परिवर्तन होता है। ऐसा द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का मानना है। और जो डीपी मुखर्जी है, इन्होंने परंपरा के द्वंद्व की बात कही है। मुख्य बात ये है। अगला है प्रोफेसर अक्षय कुमार रमण देसाई, AR देसाई। ये मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे हैं और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विकास मार्ग को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से व्याख्या किया है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने वाली प्रमुख कृति प्रोफेसर अक्षय कुमार रमण लाल देसाई या अर्थात AR देसाई की प्रमुख पुस्तक है, जिसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्र की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक लिखी है। अगला है सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मजूमदार ने संस्कृति को मनुष्य के जीवन माना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करता है। तो मजूमदार ने संस्कृति को मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग अर्थात मनुष्य का जीवन माना है। द कल्चर इज लाइफ ऑफ ह्यूमन, ऐसी बात मजूमदार करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करता है, यह मजूमदार का मानना है। आगे मैकाइबर और पेज। सभ्यता से हमारा अर्थ है संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से, जिससे कि मनुष्य ने अपने जीवन दशाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने के लिए बनाया है। अर्थात मैकाइबर पेज कहते हैं सभ्यता वह प्रविधि है या वह संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को या जीवन में भौतिक दशाओं या प्राकृतिक दशाओं पर नियंत्रण करके अपने अनुसार उसकी उपयोगिता करने की कोशिश करता है। आगे तो निर्मल कुमार बोस या NK बोस का विचार है कि संस्कृति के समक्ष मानव पूर्णतया निष्क्रिय नहीं होता, वह संस्कृति में बदलाव लाने में भी सक्षम है। इतिहास के पन्ने में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। भौतिक वस्तुएं ही किसी सभ्यता का एकमात्र आईना नहीं होती, अतः समय के तत्व ज्ञान पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो निर्मल कुमार बोस का मानना था कि संस्कृति के सक्षम मानव पूर्णतया निष्क्रिय नहीं है, अर्थात जितनी संस्कृति सक्षम है उतनी ही मनुष्य भी सक्रिय रहता है। और सक्रिय जब संस्कृति में बदलाव लाने मनुष्य जो है संस्कृति में बदलाव ला सकता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई उदाहरण हैं।
उन्होंने भौतिक वस्तुओं को सिर्फ सभ्यता एकमात्र आईना न मानते हुए अर्थात कहा कि केवल भौतिक वस्तुओं के कारण परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि समय समय में विचारों अर्थात बौद्धिक परिवर्तन पर भी ध्यान दिया जाता है। अगला, सुरजीत सिन्हा। इन्होंने अपनी सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को स्वीकार किया है। इन्होंने कहा, यदि हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो यहाँ की सभ्यता को जानना आवश्यक है। अर्थात हमें भारतीय समाज को अध्ययन करने से पहले यहाँ की सभ्यता को समझना चाहिए। और वहीं डी.पी. मुखर्जी भी मानते हैं कि अगर भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो हमें भारत की परंपराओं का अध्ययन सर्वप्रथम करना चाहिए। तो सुरजीत सिन्हा का प्रमुख कार्य है कि भूमिज हिंदू अंतःक्रिया 1957 पर रहा। अर्थात जो भूमिज हिंदू थे वे किस प्रकार से रह रहे थे या किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे, इस पर उन्होंने लेख लिखा है, जिसके आधार पर उन्होंने जनजातीय जाति सातत्य, जनजातीय राजपूत सातत्य, भूमिज एवं क्षत्रिय सातत्य जैसी अवधारणाएं विकसित की हैं। अगला, दलितवादी परिप्रेक्ष्य या सब अल्टर्न परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव। तो समाज में दलितों वर्गों का अध्ययन उनका उद्धार एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान पर बल देता है। इसका प्रतिपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव। तो डेविड हार्डीमैन जनजाति एवं आदिवासियों के अध्ययन के लिए दलितवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है तथा देवी आंदोलन का अध्ययन किया है। अब समझ लेते हैं देवी आंदोलन क्या था। तो उन्होंने कहा है कि जनजातियों में बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए कई बार महिलाओं ऐसी प्रथा पाई जाती थी जिसमें महिलाएं अपने आप को देवी मानकर यह आदेश देती थी कि इन चीज़ों अर्थात शराब का सेवन, मांस आदि का करना छोड़ दीजिए, और वह उस आदेश को सिरमौर करके पालन करते थे, जिसे इन्होंने देवी आंदोलन कहा है। आगे यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू समाज की विवेचना किसने की है। तो हिंदू समाज की विवेचना इरावती खत्मे ने किया है। हिंदू सामाजिक संगठन पर अध्ययन पी.एच. प्रभु ने किया है। जाति पर अध्ययन प्रोफेसर आर. पिल्लई ने किया है। और हिंदू नातेदारी का विश्लेषण के.एम. कबाड़िया ने किया है। अगला, भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्तरण व्यवस्था से परिचालित है। तो यह कथन लुईस ड्यूमा से संबंधित है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्तरण व्यवस्था से संचालित है। लुईस ड्यूमा शुद्ध एवं अशुद्ध, शुचिता एवं प्रदूषण की बात करते हैं। उन्होंने कहा जाति का विभाजन शुद्धता एवं अशुद्धता पर हुआ है। ब्राह्मण जो कि शुद्ध जाति है उसे उच्च जाति माना जाता है अर्थात शुद्ध कर्म धार्मिक क्रियाएं करता है। वहीं निम्न जाति दलित जातियों को अशुद्ध जाति, उन्हें अशुद्धता अपवित्र रहने के कारण किया जाता है। स्थिति, शक्ति और समिति, साधनों, मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है। तो यह कथन लुईस कोजर से संबंधित है कि शक्ति और सीमित साधनों, मूल्यों और अधिकारों के लिए जो संघर्ष होता है वही सामाजिक संघर्ष है, लुईस कोजर कहते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित है। तो शुचिता एवं प्रदूषण का विरोध संबंधित है, तो यह लुईस ड्यूमा से संबंधित है। प्रधान जाति की बात एम.एन. श्रीनिवास करते हैं। और जनजाति जाति कृषक निरंतरता की बात सुरजीत सिन्हा करते हैं। और वहीं जाति का गुणात्मक एवं अंतःक्रियात्मक विश्लेषण मैकिंग मैरियट करते हैं। प्रधान जाति की बात तो एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, जिसका खंडन एस.सी. दुबे ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधान जाति नहीं होते, प्रधान व्यक्ति होता है, अर्थात प्रभु जाति नहीं होती है, प्रभु जाति व्यक्ति होता है। आगे, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।